गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के टॉपिक को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले मैंने आपको जो 3-4 वीडियो दी जिसमें मैंने आपको नर्स इक्वेशन, कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलिसिस और उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की डिस्कशन को किया। आज उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम टॉपिक आज डिस्कस करेंगे सेल पोटेंशियल। क्लियर बेटा? सेल पोटेंशियल बिकॉज सेल इज मेड अप ऑफ, अगर हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को फिर से रिकॉल करते हुए आगे बढ़ें, क्योंकि हमेशा प्रीवियस वीडियो से नई वाली वीडियो को कनेक्ट करके ही आप अपनी कंटिन्यूटी को मेकअप कर सकते हो। बहुत सिंपल इस फैक्टर को समझने के लिए रेडी रहिए कि जैसे हमने आपको पहले भी कहा कि सेल में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में 2 बीकर्स, इन 2 बीकर्स में 2 इलेक्ट्रोलाइट, ओके, एंड 2 इलेक्ट्रोड्स, मेटल रॉड जिन्हें हम इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। इनको हम इनके इलेक्ट्रोलाइट में डिप करते हैं और इस सेल की न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए यानी जोड़ने के लिए जिस डिवाइस को यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज। क्लियर? अब आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं सेल पोटेंशियल। तो सेल तो बेटा बन गया जिसमें आपने 2 इलेक्ट्रोड्स को आपस में कनेक्ट किया और इन 2 इलेक्ट्रोड्स में जो रिएक्शंस हम लोग ने पढ़ी थी वो 2 तरीके की इक्वेशंस थी। वन इज ऑक्सीडेशन एंड अनदर इज रिडक्शन। एम आई राइट? इन्हीं 2 हाफ सेल्स में जो इंडिविजुअली 1 वीकर में होने वाली रिएक्शन थी जिसको हम लोग ने वर्ड दिया था हाफ सेल रिएक्शन। और ये हाफ सेल रिएक्शन क्या थी कि अगर हम एनोड साइड को कनेक्ट करते थे तो Zn से Zn प्लस 2 आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये एनोड यानी ऑक्सीडेशन पे रिएक्शन हो रही थी। और अगर हाफ सेल रिएक्शन दूसरी बीकर की कंसीडर कर रहे थे तो उसमें ये Cu प्लस 2 आयन 2 इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके मेटल रॉड में कन्वर्ट हो जा रहा था, मेटल में कन्वर्ट हो जा रहा था और ये इक्वेशन कैथोड में हो रही थी। एम आई राइट? इन दोनों रिएक्शंस को जब आपने ऐड कर दिया था देन यू गेट द फाइनल सेल रिएक्शन और दोनों इलेक्ट्रॉन्स को हमने कैंसिल किया तो फाइनल सेल रिएक्शन हमारे पास आई थी Zn plus Cu2 ion giving out Zn plus 2 ion plus 2 electron, plus Cu. This is called cell reaction या redox reaction. इसके रिप्रेजेंटेशन को अगर हम, क्योंकि हर बार न्यूमेरिकल में हम इतनी कहानी ना लिख करके अगर हम इस सेल का रिप्रेजेंटेशन दें तो क्या हो रहा है, जिंक से Zn प्लस 2 आयन बन रहा है। इट मीन्स यहाँ पर हमने जो मेटल यूज़ करी उसके लिए एक लाइन को यूज़ किया और इस मेटल में Zn से Zn प्लस 2 आयन हुआ। ये एक हाफ सेल का इक्वेशन रिप्रेजेंट हुआ। बीच में हम डबल लाइन खींचते हैं जो इस सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करेगा और सेकेंड हाफ इक्वेशन में ये Cu प्लस 2 आयन Cu में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज द सेल रिप्रेजेंटेशन फॉर्म जिसमें हमेशा ऑलवेज पहले क्या लिखा जाएगा बेटा, ऑक्सीडेशन, फिर डबल लाइन मीन्स सॉल्ट ब्रिज और उसके बाद यहाँ पर लिखा जाएगा रिडक्शन। क्लियर? या इसका एक और फॉर्मूला अपने दिमाग में रख सकते थे कि ऑलवेज वी राइट फर्स्ट एनोड इक्वेशन देन डबल लाइन देन कैथोड। तो ये तीनों फॉर्म आपकी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने की थी। अब जब हमारे पास 2 डिफरेंट कैटेगरी की मेटल रॉड्स को यूज़ करेंगे तो इनका पोटेंशियल मतलब किसी के काम करने का रेट, इनकी पोटेंशियल में भी डिफरेंस होता है। तो जो हमने सेल का पोटेंशियल वर्ड यूज़ किया मतलब कैथोड और एनोड में जो 2 इलेक्ट्रोड्स यूज़ की गई हैं इन दोनों इलेक्ट्रोड्स का पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है, इसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। इज इट क्लियर? सो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस
between two electrodes of a cell. Clear? और it is always measured in volt. इसको हम किस में मेजर करते हैं बेटा? Measured in volt. But इसी एक टॉपिक में जहाँ हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात या पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं बेटा, वहीं पर एक वर्ड और भी यूज़ किया जाएगा, ईएमएफ, यानी जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है, ये भी जब हम सेल का कैलकुलेट करेंगे तो ये भी एक पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन उस केस में व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग, व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग इन द सेल। अगर सेल में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही और तब हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दें, तब हम डिफरेंस निकाल दें किसका? बिटवीन द रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ cathode and anode. क्लियर? पोटेंशियल डिफरेंस में क्या हो रहा था कि ये जब हम सेल डिफरेंस को कैलकुलेट कर रहे थे, तब यहाँ पर कहीं पर भी करंट के लिए कोई सिचुएशन फिक्स नहीं की गई थी, लेकिन जब हमने ईएमएफ को कहा तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जब भी हम सेल का कैलकुलेट करेंगे दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में, तब मेन इसका करेक्टर आएगा कि वहाँ पर उस सेल में किसी भी करंट फ्लो नहीं होगी। इज इट क्लियर? और ईएमएफ हमेशा मैक्सिमम वोल्टेज को मेजर करेगा। क्लियर? इस सारे फिगर को, इस ईएमएफ को अगर हम एक पर्टिकुलर स्टैंडर्डाइज फिगर पर चेंज कर लें, इसका मतलब ईएमएफ वैल्यू डू नॉट चेंज विथ टेम्परेचर, कंसंट्रेशन एंड प्रेशर। डू नॉट चेंज। क्लियर? इस ईएमएफ वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट कर लें 25 डिग्री सेल्सियस, यानी ये रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, या इसको हम कह सकते थे 298 केल्विन पर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, या 1 बार प्रेशर पर, ठीक है। और उस सेल को जिसमें हम कंसंट्रेशन लेंगे 1 मोलर कंसंट्रेशन, तो 3 कंडीशन आ गई बेटा। पहली, टेम्परेचर ये ले लें, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर या 1 बार ले लें, और उस सेल का कंसंट्रेशन 1 मोलर कंसंट्रेशन ले लेंगे। तब इन सभी कंडीशन पर मेज़र किया हुआ ईएमएफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाएगा। क्लियर? क्योंकि हमने सारी कंडीशन यहाँ पर फिक्स कर दी, और तब इसका सिंबल ई के ऊपर माइनस या ऊपर एक नॉट लगा देते हैं। आप ऐसे दे दोगे तो भी सही है, ऐसे दे दोगे तो भी सही है। यानी सारी की सारी इस सेल की कहानी रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर बेस्ड होती है।
क्योंकि दो ही तरीके की प्रोसेस हम पढ़ रहे थे, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। तो या तो आप पूरा सेल रिडक्शन के टर्म में एक्सप्लेन कर दीजिए, और इस रिडक्शन के टर्म्स में जो भी आप एक्सप्लेनेशन लेके जाएंगे उसका जस्ट रिवर्स हो जाए तो वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो दोनों थ्योरी को एक साथ मिक्स करके कंफ्यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर हमने केवल एक स्टैंडर्डाइज कन्वेंशन में उन्होंने रिडक्शन पोटेंशियल को, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को प्रायोरिटी दी, और उन्होंने कहा कि इस रिडक्शन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जब हम स्टैंडर्डाइज फिगर पे कैलकुलेट करते हैं और उसकी वैल्यूज़ को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके एक सीरीज़ को मेकअप करते हैं, उस सीरीज़ को कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। क्लियर? यहाँ तक किसी बच्चे का कोई प्रॉब्लम? इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सारे के सारे, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का भी एक छोटा सा वर्जन आप अपना दिमाग में क्लियर करिए कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो मैंने आपसे कही कि उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जितने रिडक्शन पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके सीरीज को मेकअप करना। क्लियर? ये सीरीज हमें हेल्प करेगी। क्यों? क्योंकि दिस सीरीज इंक्लूड्स इटसेल्फ द एक्टिविटीज ऑफ द मेटल। ये सीरीज अपने में एक्टिविटी भी डिफाइन करेगी कि उस मेटल की रिएक्टिविटी स्लो है, फास्ट है, मॉडरेट है, इस कंडीशन पे होगी कि नहीं होगी। तो इसका मतलब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का जो एप्लीकेशन है वो स्टार्टिंग कर रहे हैं अगर हम वन बाय वन, तो इसके एप्लीकेशन बहुत ढेर सारे बेटा हमारे पास। और इसका सबसे बड़ा और पॉजिटिव एस्पेक्ट जो हमारे पास निकल के आता है वो किसी भी मेटल की रिड्यूसिंग पावर को, ऑक्सीडाइजिंग पावर को मेटल के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला, टू कंपेयर द रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग and reducing powers। क्लियर? क्योंकि जो आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है इसमें बेटा जो स्टैंडर्ड वैल्यू हम लोग ने ली है वो हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन एक ऐसा कंटेंट है जिसमें अगर हम आयन से न्यूट्रलाइज कर दें इसको, इसमें मेटल इलेक्ट्रोड ले लेते हैं प्लेटिनम, तब इसका जो कन्वेंशन आया था वो 0.00 आया। अब अगर हम इसके ऊपर चलें तो जो हाइड्रोजन से ज़्यादा पॉजिटिव है उनको ऊपर के साइड अरेंज कर लें, और जो 0 से कम है यानी निगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल वाला है उसको हम हाइड्रोजन से नीचे अरेंज कर लेते हैं। क्लियर? तो जो निगेटिव वाला है उसमें सबसे लास्ट हाईएस्ट है बेटा लिथियम से Li का बनना, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल 3-3.04 वोल्ट के आसपास है। और इस बीच में ढेर सारे एलिमेंट्स हम लोग डिस्कस करते हैं। हाइड्रोजन के बाद Fe का कर सकते थे, Fe+3 से Fe का बनना, सॉरी निगेटिव वाले Fe+3 से Fe का बनना, Pb+2 से Pb का बनना, निकिल Ni+2 से निकिल का बनना। इन सब के जो स्टैंडर्ड कैलकुलेटेड वैल्यू हैं वो इस टेबल पे अरेंज की गई हैं। जैसे Fe वाले की जो वैल्यू होती है वो होती है -0.04 वोल्ट। फिर जो लेड वाले की होती है वो -0.13 वोल्ट।
फिर और बढ़ते जाइए तो -0.15 वोल्ट, और सबसे लास्ट में हमारे पास आ जाता है लिथियम का, जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा निगेटिव है -3.04 वोल्ट। इस तरीके जब हम हाइड्रोजन से ऊपर के साइड मूव करें तो जो मैक्सिमम हम लोग निकालते हैं सबसे ज़्यादा, वो निकालते हैं फ्लोरीन का, F2 का, क्योंकि इसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा हो जाएगी, ये रिड्यूस स्टेट में सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्लियर? अब F2 इसीलिए स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है क्योंकि ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है, और यहाँ पर इसकी वैल्यू +2.04 वोल्ट के अप्रॉक्स आती है। क्लियर? अप्रॉक्स, मैंने कंफर्म नहीं बताया, मैंने कहा अप्रॉक्सीमेटली कि ये प्लस में है और ये माइनस में है। तो जो प्लस वाला है वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जो निगेटिव वाली वैल्यू है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्लियर बच्चा पार्टी? यहाँ तक आपकी समझ में आ गया। अब सेकंड, हम इसकी हेल्प से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को भी कैलकुलेट कर सकते थे, इससे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प से, क्योंकि अब हमें पता चल जाएगा कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, और उसी की हेल्प को लेकर के हम कैलकुलेट कर सकते थे ई नॉट सेल। तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू आ गया स्टैंडर्ड रिडक्शन potential of cathode minus standard reduction potential of एनोड। पहला फॉर्मूले का जिसे हम जनरली न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे। दूसरा, इसको हम ऑक्सीडेशन के टर्म पे अगर ले जाएं तो जस्ट उल्टा हो जाएगा बेटा, कि अगर हम इसको, मैंने क्या बोला, जितना रिडक्शन उतना ऑक्सीडेशन, दोनों बराबर होंगे लेकिन दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट। तो ई नॉट सेल इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो अब किया जाएगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। क्लियर बच्चा पार्टी? यहाँ तक कोई दिक्कत? इसका मतलब रिजल्टेंट हमारे पास निकल के आ जा सकता था कि अगर हम देखते तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो अब अगर किसी बुक में आपको ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई एनोड माइनस ई कैथोड लिखा हुआ दिखाई देगा तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज आपको पता है कि अगर वो एनोड माइनस कैथोड कहता है तो वो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी को डिस्कस कर रहा है, और अगर वो कैथोड माइनस एनोड कहता है तो वो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रहा है। क्लियर? इस ई नॉट सेल को कैलकुलेट करने में जिन फिगर्स की रिक्वायरमेंट थी वो केवल एनोड और कैथोड थे। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ डिस्कस कर लें ताकि आपको आगे इसके नर्स्ट इक्वेशन के बारे में थोड़ी सी नॉलेज दे सकें। मान लीजिए एक न्यूमेरिकल हमारे पास है कि हमने एक सेल मेकअप किया 298 केल्विन टेम्परेचर पर और हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट स्टैंडर्ड EMF। ठीक, गिवन वैल्यू थी हमारे पास न्यूमेरिकल में, गिवन वैल्यू थी E स्टैंडर्ड Zn ऑब्लिक Zn प्लस 2i, ये आ गया 0.76 वोल्ट, और दूसरा गिवन है Cu प्लस 2 से Cu जिसकी वैल्यू है 0.34 वोल्ट। क्लियर? यहाँ पर समझने की बात यह है कि इन दोनों फिगर में
0.76 और 0.34, जहाँ पर स्टैंडर्ड 7.6 की Zn से Zn+2 आयन, इसका मतलब यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक, तो इसका मतलब हमें जो ये वैल्यू दी गई है वो क्या दी गई है, स्टैंडर्ड, क्योंकि इन्होंने लिख दिया कि Zn से Zn+2 आयन यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये दिया गया था आपको स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्लियर। जबकि सेकेंड इक्वेशन में हमको उन्होंने क्लियर किया कि Cu+2 से Cu हो रहा है, इसका मतलब प्रोसेस इज रिडक्शन। सो ये वैल्यू हमको दी गई थी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की 0.34 वोल्ट। एम आई राइट? इसका मतलब कि अब अगर हम इस Zn और Zn को ऑक्सीडेशन से रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में डिफाइन करें, क्योंकि दोनों ही हमें सेम लेने पड़ेंगे, तभी हम फॉर्मूला लगा पाएंगे E नॉट सेल इज इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड। ये तब हो सकता था जब हमारी कैथोड और एनोड दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में दिए जाएं, बट जिंक वाला हमें ऑक्सीडेशन के टर्म में दिया गया। तो जब इस ऑक्सीडेशन को रिडक्शन के टर्म में टर्म चेंज करेंगे, तब इस वैल्यू को जितना ये दे रहा था उतना ही ये ले लेगा, यानी साइन चेंज हो जाएगा। एम आई राइट? और अब अगर इसका साइन चेंज हो गया तो ये हो गया प्लस 0.34, ये हो गया माइनस 0.76। इसका मतलब इसकी वैल्यू ज़्यादा हो गई। यस, और अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा हो गई तो कॉपर हमारा किसकी तरह बिहेव करेगा, कैथोड की तरह बिहेव करेगा। क्लियर? इसका मतलब अब जब आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे ई सेल, तो कैथोड की वैल्यू क्या है, 0.34 वोल्ट अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, माइनस अब एनोड हमारा क्या था, जिंक था। जब हमने इसको रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में चेंज किया तो ये प्लस से माइनस साइन में कन्वर्ट हुआ, तो ये हो गया माइनस 0.76 वोल्ट। और जब आपने दोनों को सॉल्व किया तो 0.34 माइनस माइनस प्लस 0.76, that means answer is 1.1 वोल्ट। और जब आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव आता है, इसका मतलब तब हमारी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, या जिसे हम एक वर्ड और कह देते हैं फीजिबल होती है। ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया कि कैसे हम ऑक्सीडेशन को रिडक्शन में, रिडक्शन को ऑक्सीडेशन में चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने भी आपको सेल रिप्रेजेंटेशन में बताया था कि Zn से Zn+ मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन को हमने पहले रिडक्शन में कन्वर्ट किया एंड देन पुट द वैल्यूज। अब अगर आपको E नॉट कैलकुलेट करना आ गया, तब इसी चेन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट इक्वेशन आपके यहाँ है, वो है नर्स्ड इक्वेशन। क्या है ये नर्स्ड इक्वेशन, जो इस टॉपिक में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है, जिसकी हेल्प से हम ई नॉट सेल तो यहीं पे कैलकुलेट कर ले रहे थे, लेकिन नर्स्ड इक्वेशन की हेल्प से हम डिटरमाइन कर सकते थे इक्विलिब्रियम, रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन potential of a half cell क्लियर। और इसका यूज पहला तो ये हुआ, दूसरा इस नर्स्ड इक्वेशन की हेल्प से टू डिटरमाइन द टोटल वोल्टेज फॉर अ फुल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यानी दूसरा हमको हेल्प मिल सकती थी कि हम टोटल वोल्टेज को कैलकुलेट कर सकते थे, टोटल वोल्टेज फॉर
फुल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्लियर बच्चा? और चूंकि इस इक्वेशन को, इस डेरिवेशन को साइंटिस्ट थे जर्मन के, फिजिकल साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे, जिन्होंने इसको फॉर्मुलेटेड किया था, जिनका नाम था वॉल्थर नर्स्ट, जिसके नाम के बेस पर हमने इसको नर्स्ट इक्वेशन का नाम दिया था। क्लियर? अब हम वन बाय वन पहले हाफ सेल कैसे निकालेंगे, फिर फुल सेल कैसे निकालेंगे, इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहला हेडिंग कर दीजिए, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन ईएमएफ। इन्होंने कंसंट्रेशन के ईएमएफ को अपनी इक्वेशन की हेल्प से चेंज, नॉट चेंज, स्लाइटली चेंज, मॉडरेट चेंज या फुल चेंज क्या होगा, इस बारे में डिस्कस किया था। आप एक हाफ सेल की बेटा बात करिए अगर, तो इस हाफ सेल में आपकी इक्वेशन मान लीजिए कि कोई भी n मोल्स पॉजिटिव ले लो, ये n इलेक्ट्रॉनों को कैच करेंगे यानी रिडक्शन दिखाएंगे और मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। यही हम लोग रिडक्शन में पढ़ रहे थे। क्लियर? और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन, जो कि हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में पढ़ते थे। हमने आपको पहले भी वीडियो में बताया कि हमें ई नॉट सेल को कैलकुलेट करने के लिए कैथोड और एनोड यानी दो इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहिए ही चाहिए। किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए हम कभी भी ई नॉट सेल कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि ई नॉट सेल को कैलकुलेट करने के लिए हमें दो इक्वेशन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, दोनों चाहिए ही चाहिए है। क्लियर? अगर हमारे पास किसी कारण से एक हाफ सेल दिया जाए तो दूसरे सेल के लिए हम हमेशा शी यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड था जिसमें हम प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लेते थे और उस प्लेटिनम के वायर को एक ऐसे बीकर में कनेक्ट करते थे जिसमें हमने हाइड्रोजन गैस फिल की हुई थी और उस हाइड्रोजन गैस को हम आयोनाइज करते थे। ये था हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का डायग्राम, जिसमें हम इस हाइड्रोजन गैस को कनेक्ट करते थे बाद में किसी भी वायर के साथ। तो ये जो प्लेटिनम का वायर, इनर्ट प्लेटिनम वायर लिया जाता था, उसका कारण ही यही था कि वो खुद कोई काम ना करे, सिर्फ इस हाइड्रोजन को आयोनाइज करने में हम इसका यूटिलाइजेशन कर सकें। क्लियर? तो हम हमेशा जब भी एक हाफ सेल हमारे पास होगा, दूसरा अगर सेल की वैल्यूज हमारे पास नहीं गिवन है, तो हम उसको किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे बेटा? शी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या इसको आप NHE भी लिखते हैं, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और इस शी या NHE नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो वोल्ट निकाला गया था, उसमें ई नॉट की वैल्यू 0.00 वोल्ट कैलकुलेट की गई थी, स्टैंडर्ड वैल्यू, और इसी के हम लोगों ने स्टैंडर्ड वैल्यू को रख करके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को मेकअप भी किया था, जो मैंने अभी आपको पहले डिस्कस करी। क्लियर? इस हाफ सेल्स की इक्वेशन को मेंशन करने के लिए अगर हम इक्वेशन देखें तो हमने क्या कहा कि m+n से n इलेक्ट्रॉन ऐड करके सॉलिड बन रहा है। तो जब भी हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं बच्चा, तो E इज इक्वल टू टोटल सेल कहाँ से कहाँ बन रहा है ये हम मेंशन करेंगे। Mn+ से मेटल सॉलिड की तरफ बन रहा है, ये कैलकुलेट हो जाएगा E नॉट सेल m+n/m माइनस RT/NF और
ln, ln का मतलब होता है बेस लॉग E, और क्या हो गया, क्या बन रहा है हमारा प्रोडक्ट, सॉलिड M का कंसंट्रेशन किससे बन रहा है, Mn प्लस आयन से। ये आपका हाफ सेल के लिए नर्स इक्वेशन की स्टैंडर्ड वैल्यू आ गई। क्लियर। इस एक इक्वेशन को जब लॉग बेस 10 पे ले जाकर के सॉल्व किया हमने, और क्लास 11th का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाले चैप्टर को रिवाइज किया, तो वहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था कि प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड concentration always considered as unity। क्लियर। तो अगर हमने सॉलिड और लिक्विड को 1 ले लिया तो हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या हो गया बेटा, कन्वेंशन के बेस पर अगर अब हमने देखा तो अब हमारा फॉर्मूला आ गया E इज इक्वल टू ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ ln मेटल 1 था सॉलिड का, और Mn प्लस आयन कंसंट्रेशन। क्लियर। यहाँ पर R की वैल्यू हमेशा गैस कांस्टेंट की वैल्यू ली जाएगी, वो होगी 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। T हमेशा अगर स्टैंडर्ड वैल्यू है तो 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन लिया जाएगा। n नंबर ऑफ मोल्स हैं जो किसी भी इक्वेशन में जो कि आपको न्यूमेरिकल में दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंगली n कैलकुलेट करेंगे, और f है फेराडेज कांस्टेंट। फेराडे कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है 96500 कूलम। और अब अगर हमने इसको विथ रिस्पेक्ट टू लॉग बेस 10 में कैलकुलेट कर ली इतनी पूरी वैल्यू आर टी अपॉन एफ की, तब ये कैलकुलेट होकर के हमारे पास आ जाएगी 0.059। तो हमारा मॉडिफाइड वर्जन आ जाएगा E इज इक्वल सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n log 1 अपॉन Mn प्लस आयन। यानी ये हमारा कौन सा रिडक्शन रिएक्शन के टर्म्स के लिए नर्स की इक्वेशन आ गई। क्लियर। जस्ट इस एक इक्वेशन में अगर हम अपोजिट कर देते, मान लीजिए अब हम डेनियल सेल का एक एग्जांपल अपने मन में, जो कि हम इतनी देर से करते आ रहे हैं, डेनियल सेल ही बना रहे थे ना बेटा। इस डेनियल सेल में हम लोग 2 इलेक्ट्रोड ले रहे थे, एक एनोड एक कैथोड। एक ले रहे थे जिंक का जिसको हम जिंक सल्फेट में डाल रहे थे, दूसरा हम ले रहे थे कॉपर का जिसे हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल रहे थे, और इन दोनों को हम सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर रहे थे। एम आई राइट। अब इस नर्स इक्वेशन को इस डेनियल सेल की फिगर के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा क्या बनना था बच्चे, Zn से Zn प्लस 2 आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी हाफ सेल हो रही थी Cu प्लस 2 से 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये बन गई Cu। तो अब अगर पहली हाफ इक्वेशन के लिए हमने, ये फर्स्ट हाफ इक्वेशन, ये हमारी सेकेंड हाफ इक्वेशन, तो अगर हमने पहले इसकी फर्स्ट हाफ इक्वेशन के लिए इक्वेशन बनाई, ये कहाँ पर हुई, एनोड पर, ये हुई कैथोड पर। अगर एनोड की इक्वेशन के लिए नर्स इक्वेशन को अप्लाई किया तो ये आ गया ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 लॉग, क्योंकि बेस 10 की बात कर रहे हैं। अब की प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये जिंक हमारे पास सॉलिड था, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन Zn प्लस 2 आयन अपॉन Zn,
तो ये Zn प्योर सॉलिड है, प्योर सॉलिड को अगर हमने 1 ले लिया तो हमारी इक्वेशन आ गई ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ Zn प्लस 2 आयन। एम आई राइट? इक्वेशन नंबर 1 आई है आपके पास। इसी तरीके से आपने कैथोड की इक्वेशन निकाल ली। तो अब कैथोड में हमारे पास आ गया E इज इक्वल टू ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन 2, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हुए, लॉग आपकी प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऊपर अपॉन Cu प्लस 2 आयन। ये प्योर सॉलिड है, 1 हो गया, तो फिगर आ गई ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग 1 अपॉन Cu प्लस 2 आयन। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ये ऑक्सीडेशन हो गया, ये रिडक्शन हो गया, एक कैथोड हो गई, एक एनोड हो गई। तो टोटल सेल पोटेंशियल क्या निकलेगा हमारा? टोटल सेल पोटेंशियल ई सेल आ गया ई कैथोड माइनस ई एनोड। क्लियर? इस इक्वेशन में से कैथोड में से एनोड को माइनस कर दीजिए। तो जब आपने माइनस किया, बेटा, तो फाइनल फॉर्म हमारे पास क्या आ गई? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059, क्योंकि दोनों में कॉमन है, दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, लॉग आपकी ऊपर मेरे पास क्या बचा था? Zn प्लस 2 आयन अपॉन Cu प्लस 2 आयन, दोनों आयनिक फॉर्म आ गई। दिस इज अ नर्स इक्वेशन फॉर डेनियल सेल। क्लियर? तो इस इक्वेशन में आपको क्या समझ में रहा है कि इट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन। यहाँ पर ये कंसंट्रेशन को मेजर कर रहे हैं। क्लियर? इसी तरीके से अगर हम आपको एक n नंबर ऑफ इक्वेशन के लिए दे देते, मान लीजिए एक इक्वेशन दे देते a मोल्स ऑफ A, b मोल्स ऑफ B, गिविंग इक्विलिब्रियम की कंडीशन में c मोल्स ऑफ C और d मोल्स ऑफ D, तो इस इक्वेशन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या निकल के आता है? Kc इज इक्वल टू C टू द पावर C, D टू द पावर D, A टू द पावर A एंड B टू द पावर B। ये Kc की वैल्यू आ जाती है आपके पास। तो आपका फाइनल इक्वेशन क्या आ जाता? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n log Kc। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी हम इसमें से कैलकुलेट कर सकते थे। बात समझ में आई? अब कैसे? जैसे मान लीजिए एक न्यूमेरिकल को इसमें करके देख लीजिए आप कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ और सिंपल इक्वेशन के साथ, दोनों इक्वेशन के साथ, एक हम इस इक्वेशन पे न्यूमेरिकल आपको करा देते हैं, एक इस न्यूमेरिकल पे, क्योंकि थोड़ा सा नर्स इक्वेशन का जो सिलेबस है बेटा थोड़ा सा वाइड है, तो हम हौच-पौच ना करके आराम से करेंगे। मान लीजिए एक क्वेश्चन उन्होंने दिया आपको कि Mg प्लस 2Ag प्लस, इस Ag प्लस का कंसंट्रेशन है 0.001 m। एक जीरो और लगा लो, 0.0001 m। और जब ये इक्वेशन कंप्लीट हुई तो ये बन गया Mg प्लस 2 आयन और ये बन गया Ag। यहाँ पर Mg प्लस 2 आयन का कंसंट्रेशन है 0.130 m। क्लियर? इस इक्वेशन में ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है। अगर आप सिंपल फॉर्मूला अपना ये वाला लगाना चाहें तो हमारा फॉर्मूला आया ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस
0.059 अपॉन n लॉग, यहाँ पर Mg+2 आयन का कंसंट्रेशन इंटू Ag का कंसंट्रेशन अपॉन Mg का कंसंट्रेशन इंटू Ag+2 आयन का कंसंट्रेशन, और 2 है तो पावर्स में, तो ये Mg और ये Ag, ये दोनों प्योर मेटल है, प्योर सॉलिड है, ये दोनों 1 हो गए, तो हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्मूला आ गया E नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग Mg+2 आयन अपॉन A प्लस का होल 2। और इस न्यूमेरिकल में ये E नॉट सेल भी आपको गिवन है। मान लीजिए इसमें हमने कहा आपसे कि E नॉट सेल है 3.17 वोल्ट। अब आपके पास ये है, ये गिवन है, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Mg से Mg+2 आयन बनने में कितने इलेक्ट्रॉन यूज़ हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब n की वैल्यू 2 हो जाएगी। Mg का कंसंट्रेशन कितना दिया गया है, 0.130, और Ag का दिया गया था 0.0001, तो उसका हमें क्या करना है, होल 2 करना है, 2 करना है, तो इसका मतलब कैलकुलेशन आ गई हमारी 3.17 माइनस 0.059, n की वैल्यू रखी 2, लॉग Mg की वैल्यू कितनी रखी हमने बेटा, 0.130, और ये रखी 0.0001 का होल स्क्वायर। यहाँ पर थोड़ा सा आपको लॉग सेक्शन समझना पड़ेगा, क्योंकि इसीलिए मुझे इसके एक वीडियो और बनानी पड़ेगी थोड़ी सी, कि बेटा कि जब भी आप log a बाय b को सॉल्व करेंगे तो ये इक्वल टू होता है log a माइनस log b। तो यहाँ पर हम जब कैलकुलेशन की बात करेंगे तो इसके लिए हमें थोड़ा सा लॉग टेबल समझना ज़रूरी हो जाएगा कि ये लॉग 0.130 अपॉन लॉग 0.0001 है। और दूसरी यहाँ पे एक कैलकुलेशन में चीज़ समझ लीजिएगा कि लॉग बेस 10 होता है जब ये, और a टू द पावर n लेते हैं तो ये इक्वल टू आ जाता है n log a के। क्लियर? तो अब अगर आपको इतनी बात समझ में आएगी तब आप इस इक्वेशन को रीओपन करके सॉल्व कर पाएंगे। तो एक मैं करके दिखा देती हूँ आपको, बाकी की आप कोशिश करिएगा, नहीं आएगा फिर से समझा जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ समझने के लिए प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होती है बेटा, है ना। तो आप इस सेक्शन को अलग से सॉल्व कर लीजिएगा कि ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल की वैल्यू हम रख चुके थे 3.17 माइनस 0.059 अपॉन 2, यहाँ तक तो आप सॉल्व कर लोगे। ये आ जाता है लॉग 0.130 अपॉन 0.0001 इंटू 0.0001। तो ये इतना सेक्शन हमारा हो गया लॉग a बाय b। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, लॉग a माइनस लॉग b, तो इसको आप बिग ब्रैकेट में ले लीजिए, तो लॉग 0.130, ये बाकी आपका सेक्शन एज यूजुअल चलेगा, ठीक है, माइनस लॉग कितना हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4, लॉग 10 टू द पावर 8। क्लियर? अब ये log 10 टू द पावर 8 का मतलब हो गया 10 टू द पावर n, तो n ये इक्वल टू हो गया n log 10 के। log 10 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा सेक्शन log 0.130 माइनस 8 log 10, है ना। इसको लिया ये ऊपर जाएगा, ये 10 टू द पावर -4, ये भी 10 टू द पावर -4, 10 टू द पावर -8, माइनस माइनस प्लस 8 log 10, log 10 की वैल्यू 1,
ये आ गई log 0.130 प्लस 8। यहाँ पर log 0.130 को देखने के लिए अब हम यूज़ करेंगे बेटा log टेबल जो आपकी बुक में पीछे गिवन है, ठीक है। और उस log टेबल को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसमें आप अपनी एनसीईआरटी को ओपन करिएगा या जो भी आपके पास लॉगरिथम की बुक होगी उसको आप ओपन करिएगा। उस फिगर में डेसिमल से जितने प्लेस तक हमें कैलकुलेट करना होता है, क्योंकि ये लॉग टेबल हमेशा डबल डिजिट में शो की जाती है, ठीक है। तो अगर आप लॉग टेबल अपनी देखेंगे तो इस लॉग टेबल को हम देखें तो 10 से शुरू होती है और हमें निकालनी है log 130। 130 का मतलब हो गया कि डेसिमल हटाया तो ये 3 जीरो हटाए, 3 जीरो हटाए तो एक जीरो से जीरो कट गया। तो अब फिर ये एक सेक्शन हमारा आ गया log a बाई बी, तो log 13 माइनस log 10 टू द पावर 2 ये आ गया। तो ये आ गया -2 log 10। log 10 की वैल्यू फिर 1 आ गई। अब इस 13 को आप अपने लॉग टेबल पे देखिए तो 13 में 0 की वैल्यू आती है अपनी लॉग टेबल में देखिएगा तो 1139। जितनी डिजिट होती हैं उसमें एक माइनस कर देते हैं तो ये आंसर आ गया 1.1139 माइनस 2। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ गया 2.000 1.1139। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 10 में से 9 गए 1, 9 में से 3 गए 6, 7, 6। क्लियर। इस वैल्यू को आप यहाँ पर रखेंगे। क्लियर। तो ये आपकी वैल्यू आ गई 0.6761 प्लस 8। और अब इसके पहले जितनी फिगर आपकी चल रही थी उसको आप मैनुअली कैलकुलेट करेंगे। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन बेटा जी लंबा होता है, ठीक। ये एज यूजुअल आ जाएगा। तो बाद में लास्ट में आपके पास आ गया 3.17। इसको प्रॉपर कैलकुलेशन ही इसके मार्क्स दिलवाता है। आई बात समझ में। -0.21 दैट मीन्स 2.96 वोल्ट। बस इसमें एक इम्पॉर्टेंट फिगर है लॉग टेबल देखना सीखना, और दूसरा है लॉग के कुछ फॉर्मूलस को दिमाग में रखना। तो जैसे मैंने आपको बताया log a बाई बी इज इक्वल टू log a माइनस log b। इसी तरीके से log a इंटू बी इज इक्वल टू हो जाएगा log a प्लस log b। log a टू द पावर n हो जाएगा तो ये हो जाएगा n log a। इन्हीं 3 फॉर्मूलों पे हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व होने हैं। इसी तरीके से log 10 की वैल्यू 1, log 100 की वैल्यू 2, log 1000 की वैल्यू 3 हो जाएगी। या जैसे हम लोग कह देते थे ना सिंपल कि अगर हमारे पास 1000 है तो इसको करने की जगह हम इसको पावर फॉर्म में ले जाएं तो log 10 टू द पावर 3, तो ये आ जाएगा 3 log 10 और log 10 की वैल्यू 1 हो गई तो आंसर 3 आ जाएगा। क्लियर। और log 2 की वैल्यू 0.3010। कुछ वैल्यूज़ बेटे आपको याद रखनी पड़ेंगी तभी आप लॉग टेबल की कैलकुलेशन को ईजिली कर पाओगे। अदरवाइज़ क्या है कि आप खाली परेशानी होते रहोगे कि कैसे हम इसको सॉल्व करें, ठीक। एक log 2 की वैल्यू, एक log 3 की वैल्यू 0.4771 और एक log 5 की वैल्यू। इस 3 वैल्यू की हेल्प से आप मैक्सिमम कैलकुलेशन कर सकते हो 0.6990। तो आई होप कि आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा। इस कैलकुलेशन को समझने के लिए, क्योंकि इस लॉग टेबल का बाइफर्केशन, इस लॉग टेबल के थोड़े से फॉर्मूले, इस लॉग टेबल की थोड़ी सी वैल्यूज जानना बहुत ज़रूरी है।
क्लियर। इसको फिर हम एक और वीडियो में कंटिन्यू करेंगे ताकि कुछ न्यूमेरिकल आपको इजी वे में बताइए। ये तो मैंने पूरा ओपन करके सिस्टम आपको सिखाया कि एक एक पार्ट को आप कैसे सॉल्व करें, फिर वैल्यूज़ को कहाँ पे कैसे रखें और रखने के बाद फाइनल आंसर को कैसे निकालें। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे कि ना 1 इंटू डेसिमल हटाया, ये मैंने नीचे 10⁻⁴ लिखा, ये दोनों चीज़ें नहीं लिखनी है आपको। आपको तो केवल ये लिखना है ना कि अगर 0.0001 है तो ये 1 इंटू 10⁻⁻4 ही तो है। तो अब ये ऊपर भी जाएगा तो log a माइनस log b, तो माइनस log b मतलब -8, माइनस माइनस प्लस। तो इस तरीके से इस टॉपिक को कैलकुलेट करेंगे और नर्स इक्वेशन के कुछ न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट करेंगे। क्लियर बेटा? एनी डाउट?